नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा 1960 के दशक के बारे में। एक ऐसा दौर जब भारत एक युवा राष्ट्र था और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उस तूफानी समय में हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं था, बल्कि वो एक जिंदा औजार था जिससे देश को गढ़ा जा रहा था। तो आज हम उसी दशक के 10 बड़े संवैधानिक बदलावों की कहानी समझेंगे, जिन्होंने भारत की तकदीर लिखने में एक अहम भूमिका निभाई। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द एक पूरा का पूरा राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, उसे मजबूती कैसे दे सकते हैं। आइए आज इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीता जागता दस्तावेज क्यों कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे भारत का नक्शा बदला, कैसे न्याय और समाज की नींव मजबूत हुई और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुरक्षित कैसे बनाया गया। और हाँ, आखिर में इन सारे बदलावों का सार भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी आइडिया की। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। उसे वक्त के साथ, देश की जरूरतों के साथ बदलना पड़ता है, ताकि वो आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। और 1960 का दशक वो तो चुनौतियों से भरा पड़ा था। देश पर हर तरफ से दबाव था, और इन सब से निपटने के लिए संविधान में बदलाव जरूरी थे। तो हम इस दशक के 10 बड़े संशोधनों को एक एक करके नहीं देखेंगे, बल्कि हम उन्हें इस तरह से समझेंगे कि वो कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए लाए गए थे। तो उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी भारत को एक करना, एक सूत्र में पिरोना। मतलब देश की सीमाओं को ठीक से तय करना और जो अलग अलग हिस्से थे उन्हें जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाना। आप जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 4 साल के अंदर भारत का नक्शा कितनी तेजी से बदल रहा था। 1962 में गोवा, दमन और दीव भारत का हिस्सा बने। उसी साल नागालैंड को एक अलग राज्य की पहचान मिली और पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और फिर देखिए, 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं थी, ये एक नए भारत को आकार देने की जबरदस्त कोशिशें थीं। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बात करते हैं 12वें संशोधन की। ये खास तौर पर गोवा, दमन और दीव को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए लाया गया था। तो इसका मकसद क्या था? बिल्कुल सीधा और साफ। पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुए इन इलाकों को पूरी तरह से भारत में मिलाना। इसके लिए संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव किया गया और इन्हें एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये भारत की अखंडता के लिए एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद 13वें, 14वें और 18वें संशोधनों ने भारत के अंदरूनी नक्शे को आकार देने का ये काम जारी रखा। और यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, 13वें संशोधन ने सिर्फ नागालैंड को राज्य का दर्जा नहीं दिया, बल्कि आर्टिकल 371A के जरिए उनकी खास सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षा दी। इसी तरह 14वें संशोधन ने पुदुचेरी को सिर्फ शामिल नहीं किया, बल्कि वहां एक विधानसभा का भी प्रावधान किया, ताकि स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी हो। और 18वें संशोधन ने भाषा की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए पंजाब को फिर से ऑर्गेनाइज किया। मतलब साफ था, देश को जोड़ना है, लेकिन हर किसी की पहचान का सम्मान करते हुए। चलिए अब नक्शे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की। देश के अंदर कानूनी और सामाजिक ढांचे को कैसे मजबूत किया गया। तो 15वां संशोधन, इसका सीधा ताल्लुक था हमारी न्यायपालिका से। हुआ क्या कि हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। अब इसके पीछे सोच ये थी कि जो अनुभवी जज हैं, उनकी विशेषज्ञता का लाभ देश को थोड़ा और समय तक मिल सके। अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा असर पड़ना था। ये था 17वां संशोधन। इसने जमींदारी खत्म करने जैसे भूमि सुधार कानूनों को एक तरह का प्रोटेक्शन दिया। कैसे? इन कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जो एक तरह की संवैधानिक ढाल की तरह काम करती है। इससे हुआ ये कि इन सुधारों को अदालतों में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2 और जरूरी बदलाव हुए। 16वें संशोधन ने ये अनिवार्य कर दिया कि सरकारी पदों पर बैठे लोग भारत की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लें,
ताकि अलगाववादी ताकतों को रोका जा सके। वहीं 20वें संशोधन ने न्यायपालिका के अंदर स्थिरता लाने का काम किया, कुछ पुरानी न्यायिक नियुक्तियों को लेकर जो कन्फ्यूजन था उसे दूर करके। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसने भारत के लोकतंत्र की जड़ों को सींचा, यानी हमारी चुनावी प्रक्रिया में सुधार। देखिए, उस वक्त एक बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत थी। होता ये था कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ सीटें खाली हैं, तो कोई भी इस आधार पर पूरे चुनाव को ही कोर्ट में चुनौती दे सकता था। 11वें संशोधन ने क्या किया, उसने इस लूपहोल को ही बंद कर दिया। ये कहा गया कि सिर्फ कुछ सीटें खाली होने की वजह से चुनाव को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा सुधार था। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 19वें संशोधन ने एक और काम किया। इसने चुनावी विवादों को सुलझाने के लिए जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बने थे, उन्हें ही खत्म कर दिया। अब ऐसे मामले सीधे हाईकोर्ट में सुने जाने लगे। इससे पूरी प्रक्रिया और भी सरल और तेज हो गई। तो हमने अलग अलग बदलावों को देखा। अब अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें, तो इस पूरे दशक की क्या तस्वीर उभरती है? चलिए इसका सार समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये जो 10 संशोधन थे ना, ये कोई बिखरे हुए या अचानक लिए गए फैसले नहीं थे। नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही फोकस्ड, एक सोची समझी कोशिश थी, एक मजबूत, एक ज्यादा एकीकृत और एक ज्यादा न्यायपूर्ण भारतीय गणराज्य बनाने की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे बदलाव 4 मेन पिलर्स को, 4 स्तंभों को मजबूत कर रहे थे। पहला, देश की क्षेत्रीय एकता। दूसरा, सामाजिक न्याय। तीसरा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथा, एक निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था। हर एक बदलाव इन्हीं में से किसी न किसी नींव को और पुख्ता करने के लिए था। तो 60 के दशक की ये कहानी हमें सिखाती है कि संविधान कैसे वक्त के साथ चलता है और देश की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के इस बदलते हुए भारत को किन नए संवैधानिक सुधारों की ज़रूरत है। यही वो सवाल है जो हमारे संविधान को हमेशा एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखेगा।